प्रिय छात्रों, मैं सुरेंद्र मिश्रा ज्ञान गोदावरी में आपका स्वागत करता हूं। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके परीक्षा में आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा पाठ्यक्रम क्या है। मैं हिंदी में आपसे चर्चा करूंगा। जो भी हमारे विद्यार्थीगण हैं यूपी टेट के लिए हैं, तो ये देखा गया है कि जूनियर और प्राइमरी के हिंदी के सिलेबस में थोड़ा सा अंतर है। 6 से 8 में कुछ सिलेबस बढ़ गए हैं और प्राइमरी में कुछ सिलेबस माइनस कर दिए गए हैं। तो इन सभी चीज़ों पर हम लोग आज हम लोग एक परिचयात्मक दृष्टि से यहाँ उपस्थित हुए हैं। यूपी टेट की आपकी क्लास प्रारंभ होने जा रही है और उसमें अच्छे अच्छे अध्यापकों के द्वारा आपका मार्गदर्शन होगा। और उसी के साथ आपको देखिए, हमारे यहाँ 2 चीज़ों पर आपका ध्यान आकृष्ट कराया जाएगा। पूरे चैप्टर का आपको नोट्स भी मिलेगा, पूरे चैप्टर से प्रश्न भी बनाए जाएंगे जिसका प्रैक्टिस भी होगा उसके लिए। तो पहले हम लोग चलते हैं आज ज्ञान गो किया गया। प्रिय छात्रों, यूपी टेट की हिंदी का पाठ्यक्रम निर्धारित है। इस परीक्षा को 2 खंडों में बांटा गया है, एक प्राथमिक स्तर की और एक उच्च स्तर की। मैंने 6 से 8 तक और 1 से 5 तक। तो आइए हम लोग इसके यूपी टेट कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक स्तर के विषय वस्तु को कैसे निर्धारित किया गया है, कैसे इसको बांटा गया है, इस बिंदु पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद जूनियर की चलेंगे। फिर अगले वीडियो में आप देखेंगे कि एक नए सिरे से आपके हर सिलेबस पर, हर बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। तो चलते हैं, पहले हम लोग देखते हैं हमारे प्राथमिक स्तर में जो दिया हुआ है। पहला चैप्टर है कि हमको हिंदी के पहला है अनुच्छेद। अपठित अनुच्छेद को आपको पढ़ना है। इसमें 4 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे शीर्षक चयन। पहला होता है शीर्षक चयन। दूसरा जो इसमें पूछा जाता है, रेखांकित शब्दों की व्याख्या। यहाँ पर रेखांकित व्याख्या में आपसे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। विलोम से भी होता है, पर्यायवाची से भी होता है, रस से भी होता है और अलंकार से भी होता है। यह जो अपठित का प्रश्न पत्र आता है समसामयिक मुद्दों पर भी होता है, विज्ञान से भी होता है, शिक्षा से भी होता है, कृषि से भी होता है, राजनीति से भी होता है। और अपठित इसका नाम ही रखा गया है। तीसरा इसमें से आता है प्रश्न का उत्तर, यानी प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा और पूरा प्रश्न का उत्तर जो अनुच्छेद होगा उसी अनुच्छेद में ही रहता है। हमें थोड़ा सा सावधानी ये देनी होगी। कभी कभी हमारा विद्यार्थी अनुच्छेद में नहीं ढूंढता है, अपने तर्क से उत्तर देता है। और जैसे ही अपने तर्क से उत्तर देना हम शुरू करेंगे, हमारा वह उत्तर पूर्णतया गलत हो जाएगा। इस पर चर्चा होगी। दूसरा है हिंदी वर्णमाला, जो स्वर और व्यंजन है, इसकी लंबी कहानी है। वर्ण रचना इसको कहते हैं। अक्षर का अर्थ क्या है, अक्षर के कितने नाम हैं, कितने भागों में बांटा गया है। फिर आगे आप पढ़ेंगे तो मुख की आकृति से स्वर का वर्गीकरण होता है, इसी तरह व्यंजन का भी होता है। यानी हर चैप्टरों पर आपको दृष्टि दौड़ानी है और ज़्यादातर कोशिश ये करना है कि
प्रश्न बनता कहाँ से है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न की ओर हमें अपना ध्यान आकृष्ट करना होगा। वर्णों के मेल से मात्रिक शब्दों की पहचान, इसको पहचानना है और इसकी पहचान आप जानते भी होंगे, थोड़ी सी प्रयास करनी है। फिर वाक्य रचना, यानी वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य कहीं पर कितने वाक्य माने गए, निषेधात्मक है कि प्रश्नवाचक है, कि यह संयुक्त है कि मिश्रित है कि साधारण है, इसका वर्गीकरण हमको करना पड़ेगा। फिर है हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से ये अक्षर, ये ध्वनियाँ कैसे निर्मित होती हैं, इसमें इसका उच्चारण हमें कैसे करना होगा, इन सब चीज़ों पर भी हमें चर्चा करनी होगी। चंद्रबिंदु, देखिए मुख्य चीज़ है, जैसे अनुस्वार, अनुनासिक एवं चंद्रबिंदु में अंतर, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जब हमारा उच्चारण धीरे से होता है तो वहाँ अनुनासिक या चंद्रबिंदु लगाते हैं, लेकिन जब उच्चारण खींच कर होता है तो वहाँ अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारा विद्यार्थी थोड़ा सा न जानकारी के कारण ऐसे प्रश्नों में उलझ जाता है। अब देखिए इसके बाद जो हमारा है संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों से बने शब्द, सभी प्रकार की मात्राएं, यहाँ मुख्य चैप्टर जो आपका होगा मेरे भाई वह है विराम चिन्ह। ये विराम चिन्ह का अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इसमें अल्प विराम का कहाँ प्रयोग करेंगे, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादि चिन्हों का प्रयोग, इसमें इनकी जानकारी चिन्हों के माध्यम से होती है, लेकिन इसका विश्लेषण विस्मयादि का वो कहाँ प्रयोग करते हैं, जब हर्ष हो, दुख हो। अब हम कभी लोग आश्चर्य के माने में ही मान करके प्रयोग करते हैं, जैसे साबास, 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 प्रसन्नता व्यक्त करने में भी हम प्रयोग करते हैं। इसका पूरा डिटेल आपको मिलेगा। फिर इसके बाद विलोम है, समानार्थी है, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनियाँ वाले शब्द। विलोम का बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन हमारा विद्यार्थी थोड़ा भटक जाता है। क्यों? अल्प विद्या भयंकरी, हमें मान लेते अरे विलोम है, विलोम है। अरे नहीं मेरे भाई, अभी समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई थी, विलोम में दिल दहला देने वाले प्रश्न आते हैं। विलोम की रचना कैसे होती है, विलोम के प्रकार कितने होते हैं, विलोम का मिश्रण कहाँ से होता है, कौन पूर्ण विलोम है कि कौन अपूर्ण विलोम है, यह चीज़ सब चीज़ें कभी इसमें प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, तो इस पर चर्चा होगी। फिर मेन चीज़ है कि आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण। संज्ञा कितनी होती हैं? यूपी टेट 2011 में संज्ञा से एक बहुत बढ़िया प्रश्न आया था कि व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3, 4, 5, 11। तो हमारा विद्यार्थी 5 पर लगा दिया। क्यों? क्योंकि वो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक, इस 5 को जानता है। लेकिन वहाँ पूछा गया व्युत्पत्ति या बनावट, तो इसके आधार पर 3 भेद होते हैं, जिसका वर्गीकरण आप आगे चल के देखेंगे। इसी तरह सर्वनाम के भी होते हैं। क्रिया का निर्माण कैसे होता है, विशेषण की संरचना कैसी होती है, विशेषण का कार्य क्या क्या होता है। विशेषण कभी हीनता बताता है, जैसे खूनी आदमी। विशेषण संख्या भी बताता है, विशेषण श्रेष्ठता भी व्यक्त करता है, यानी विशेषण के कार्य अलग अलग होते हैं। विशेषण का प्रयोग भी अलग अलग ढंग से होता है, 2 रूपों में, आगे और पीछे। अगर संज्ञा के पहले है तब कौन विशेषण होगा, संज्ञा के बाद है तो वह किस विशेषण की श्रेणी में आता है, इसका वर्गीकरण आपको मिलेगा। और पूरी चीज़ का आपको वीडियो भी मिलेगा। आपको यहाँ पूरा पाठ्यक्रम सिलेबस के साथ पूरा अंकित मिलेगा। आप जब भी खोलेंगे आपको पूरी जानकारी हो जाएगी मेरे भाई। और आपके लिए जो प्रैक्टिस बैच शुरू होगा उसके लिए आपको लगना होगा। अब देखिए, वचन, लिंग, काल, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों की पहचान और उनमें अंतर।
कौन शब्द देसी है, कौन शब्द विदेशी है, कौन अरबी है, फारसी से कहाँ आया। जैसे हम लोग रिक्शा का नाम लेते हैं तो पूछ लिया कि रिक्शा कहाँ से आया है। लुंगी क्या है, ये देशज है। इडली डोसा क्या है, आखिर इडली डोसा देशज है तो ये आया कहाँ से, तो द्रविड़ जातियों से इसका प्रवेश हुआ है। तो इस तरह के प्रश्न बहुत अच्छे आते हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे जिस पर बहुत ही लोकोक्तियाँ एवं मुहावरा, ये बहुत ही सरलतम ढंग से पूछा जाता है, लेकिन थोड़ी सी हमको जानकारी नहीं होती है और हम लोग उसका भाव नहीं निकाल पाते हैं, उसके अर्थ को नहीं निकाल पाते हैं। और जब अर्थ नहीं निकाल पाते हैं तो फिर हम वहीं भटकते रहते हैं, यानी कोई उसका सही विकल्प नहीं, हम तुक्का लगाते हैं। और जिस दिन मेरे भाई आप तुक्का लगाना बंद नहीं करेंगे, सही विकल्प का चयन नहीं कर पाएंगे। तो आवश्यकता है जानकारी की। अगर आप हर चीज़ों पर देखिए, अब हमारा विद्यार्थी बहुत बुरी तरह इसमें उलझता है। मैंने कई यूपी टेट के क्लास को पढ़ाया है, बहुत से मास्टर बन चुके हैं और बहुत से मास्टर के बनने की श्रेणी में हैं। तो 2011 के टेट से मैंने प्रारंभ किया और आज भी टेट की क्लासेस मैं लेता हूँ और बहुत अच्छे विद्यार्थी भी निकलते हैं। तो देखिए, संधि में हमारा विद्यार्थी कहता है कि बहुत कठिन है। नहीं मेरे भाई, अगर ये जो 5 संधि आपके सामने दे रही है, जैसे स्वर संधि में दीर्घ संधि पढ़ना है, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये 5 संधियों को अगर आप सूत्र की गहराई से माप लेंगे तो इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी आपके सामने नहीं आनी है, यह पूर्ण गारंटी है। अब इसके बाद व्यंजन संधि आपके सिलेबस में है। व्यंजन संधि के भी कुछ निष्ठुत संधि है और इष्टुत संधि है, अनुस्वार संधि है, तोरिल संधि है। कुछ संधियां ऐसी हैं जिसके बारे में अब बहुत ही सजगता से उसका निर्णय होगा, ऐसा नहीं है, उसका बहुत माइन सूत्र है और उस सूत्र में पिरो दीजिए, फिर संधि में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब मेरे भाई इसी तरह आपको विसर्ग संधि में भी प्रवेश करना है, तो विसर्ग संधि में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद वाच्य, समास एवं अलंकार के भेद, कवियों एवं लेखकों की रचनाएं। अलंकार, समास, देखिए हमारे हिंदी में जो आपके लिए महत्वपूर्ण चैप्टर होंगे, जैसे अलंकार है, प्राइमरी में रस नहीं है, अलंकार आप पढ़ लीजिए, संधि पढ़ लीजिए, समास, विलोम और शब्द रचना में जैसे संज्ञा, सर्वनाम। फिर उसके बाद आपको वाक्य रचना में पढ़ना है विराम चिन्ह। फिर और चीज़ों को आप सरलतम ढंग से अपठित तो इसी तरह से बताया जाएगा कि आपको उसमें कोई परेशानी पैदा ही नहीं होगी और आप धड़ल्ले से करते चले जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ थोड़ी सी एक समस्या आपको होगी कि कवियों लेखकों की रचनाएं, इसका मैटर आपको मिलेगा और इसकी तैयारी आपको भी करनी होगी, क्योंकि इसमें थोड़ा समझना है, ध्यान में रखना है कि बहुत कवि हैं। थोड़ा सा आपको मार्गदर्शन होगा कि छायावादी कवि कौन है, निराला, बालपंत, ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं, कुछ आधुनिक रचनाएं, कुछ हिंदी साहित्य के इतिहास की रचनाएं, ये पृथ्वी आदि काल में कौन कौन कवि हुए, वीर गाथा काल में कौन कवि हुए, इस सब बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाएगा। इसके बाद हिंदी में एक आपका दूसरा पाठ्यक्रम शुरू होता है, भाषा विज्ञान। तो भाषा विज्ञान में आप देख रहे होंगे कि आपके सामने कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा अधिगम और अर्जन। पहला चैप्टर होता है अधिगम क्या है, अर्जन क्या है, मात्रा अध्ययन के सिद्धांत क्या है,
सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करता है, इस पर भी चर्चा होगी। मौखिक लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका होती है, इस बिंदु पर भी आपको चर्चा किया जाएगा। और इसी के साथ आप देखेंगे एक भिन्न कक्षा में पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। हम कभी कभार खुद भ्रमित हो जाते हैं कि बोलना, जब हम बोलते हैं बालक सुन करके लिखता है तो बस सुनने को क्या कहते हैं, उस सुनने में क्या क्या सावधानियां होती हैं, उसमें कैसे हमको ग्रहण करना है, यह सब चीज़ें आपको मिलेगा। फिर आपका ही चैप्टर है अध्यापन। इसमें जब आप शिक्षण कार्य करने जाते हैं, क्लास में जाते हैं, तो आपको समझाने के लिए बहुत से हमारे विद्यार्थी बीटीसी करके आए होंगे, बीएड करके आए होंगे, वहाँ भी आपको एक चैप्टर मिला रहा होगा सीखना। यानी ये चीज़ें आपको जब क्लास में प्रवेश करते हैं, बालक को समझाने के लिए पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता होती है, मल्टीमीडिया, जैसे आप मोबाइल देख रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, दूरदर्शन है, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। कक्षा का बहुभाषाई संस्थान। फिर उपचारात्मक अध्यापन, हम उपचार क्या करें, बालक पढ़ नहीं पा रहा है, बालक को समझ में नहीं आ रहा है, उसकी दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो उसमें क्या विचारात्मक भाव पैदा करना होगा, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी। और इसी के साथ आपका हिंदी का यह पाठ्यक्रम समाप्त होता है। यह पाठ्यक्रम का निर्धारण 1 से 5 तक है, यही हाल आपके 6 से 8 तक में है। सभी चीज़ें हैं, केवल कुछ चीज़ें बढ़ी हुई हैं, जैसे ये सब आपके यहाँ एक चैप्टर इनका बढ़ा, वाच्य, यानी हिंदी में इनके में एक वाच्य बढ़ गया, यानी ये। फिर हिंदी ध्वनिया, संयुक्त अर्थरी, अनुस्वार, चंद्रबिंदु में अंतर, वर्णक्रम, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अनेकार्थक, समानार्थी शब्द, और एक चैप्टर इनका बड़ा अव्यय के भेद। जूनियर और प्राइमरी के पाठ्यक्रम में 2-3 चैप्टरों की वृद्धि हुई है, देखिए इनके में, और 6 से 8 तक में। फिर आपको कुछ नहीं है, विराम चिन्ह पढ़ना है, ये वाक्य है, शब्द युग्म है, समास है, विग्रह, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, ये क्रिया और सकर्मक क्रिया है। फिर यहाँ आपको अलंकार में अनुप्रास, यमक है, यकमक नहीं है, यमक अलंकार है, इसलिए सय, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अस्योक, बहुत ज़्यादा इसमें अलंकारों का वर्गीकरण नहीं है, लेकिन अलंकार की परिभाषा, अलंकार का वर्गीकरण, फिर अनुप्रास के कितने भेद हुए, ये तमाम बिंदुओं पर अगर आपकी दृष्टि रहेगी तो मेरे भाई बहुत ही अच्छे प्रश्न अलंकार से आते हैं। कहीं आप विस्मरित नहीं होंगे, कहीं आपको दिक्कतें नहीं होंगी। इन सब चीज़ों पर चर्चा होगी और यही क्रम के भाषा विकास का भी होता है। जो चीज़ें आप देखा, इनके में थोड़ा सा भाषा कौशल यह बढ़ जाता है, इस पर भी चर्चा होगी और यह अच्छे ढंग से हम लोग इस पर प्रयास करेंगे। और निश्चित है कि किसी भी प्रकार की समस्या आपके सामने नहीं होगी। आज हम लोगों ने परिचयात्मक यानी सिलेबस के बारे में जानकारी ले रहे हैं। सिलेबस क्या है जूनियर का और प्राइमरी का, फिर भाषा बोधगम्यता, प्रवीणता का मूल्यांकन करना, वही चीज़ें बोलना, सुनना, कैसे हम बोलें। जब हम बोल करके बालक को लिखाते हैं तो अब श्रुतलेख और सुलेख दो का अंतर बालक को नहीं समझाता है और हम भी इसको नहीं समझा पाते हैं। क्यों? जब सुलेख की बात आए
तो सुलेख का मतलब है कि सुंदर ढंग से लिखना। तो मेरे भाई हर चैप्टरों पर आपको चर्चा मिलेगी। कल हम लोग अलंकार से शुरू करते हैं। पहले अलंकार, समास, संधि और विराम चिन्ह के बाद शेष अपठित को पढ़ाते हुए अगले क्रम में हम लोग प्रवेश करेंगे। और इसके बाद वीडियो भी आपको मिलेगा, आपको प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। माने हर तरह से निदानात्मक प्रयास होगा। आज की चर्चा यहीं समाप्त की जाती है। कल से हम लोग एक एक चैप्टर पर ध्यान देंगे। धन्यवाद।